हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसके ब्लॉग शो में। एसके ब्लॉग शो में आज हम बात करने जा रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लेकर के अभी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है कुछ दिन पहले ही जो है एक लाइव टेलीकास्ट प्रोग्राम आया था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि जो है ये जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 है, इसके माध्यम से जो है हम लोग के अंदर क्या होगा, आत्मनिर्भरता का जो है विकास होगा। यानी कि हमारा जो भारत देश है वो जो है आत्मनिर्भर बनेगा। तो उसी के ऊपर आज जो है कुछ जो है प्रश्न उठा रहे हैं कि हमारा देश जो है आत्मनिर्भर बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है कहाँ तक सही है। बहुत ही संक्षेप में ये वीडियो हम जो है लेकर के चलेंगे और इसमें बहुत ही संक्षेप में हम एक चर्चा करेंगे और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो और जानते हैं कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो कमियां हैं वो किस लेवल पे है। यहाँ पर जो प्राइमरी लेवल की जो एजुकेशन है उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि प्राइमरी लेवल की जो एजुकेशन है वो बिल्कुल जो है सही है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो उसका कोई मतलब ही नहीं होता है, ठीक है, कि बच्चा क्या सीखता है क्या नहीं सीखता है। हाँ, आप उसको एक हैबिचुअल चाइल्ड बना सकते हैं, यानी कि एक आदतन जो है शिशु रूप में बदल सकते हैं। यानी कि वो एक मिट्टी का जो है पुतला होता है जिसको जो है आप अपने अनुसार उसका खिलौना बना सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ तक तो प्राइमरी लेवल की जो एजुकेशन है वो तो सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट को लेकर के कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो इफेक्ट आएगा वो हमारे रोजगार पर क्या पड़ेगा, और रोजगार से संबंधित जो कोर्स है, ठीक है, और ये कोर्स जो है स्पेशल कोर्स भी हो सकते हैं, प्रोफेशनल कोर्स भी हो सकते हैं, या किसी भी प्रकार के कोई भी कोर्स जिनसे जो है ये भारत आत्मनिर्भर बन सकता है, ठीक है, उसको लेकर के हम बात करेंगे कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसका जो इफेक्ट है वो किस प्रकार से पड़ने वाला है। यहाँ पर हम बात करेंगे मिडिल लेवल की, ठीक है। इसमें जो है 3-4 स्टेज दिए गए हैं, ठीक है। एक जो है फर्स्ट स्टेज है, ठीक है, उसके बाद जो है आपका जो है सेकंड स्टेज है, फिर थर्ड स्टेज है, यानी फोर्थ स्टेज है। तो यहाँ पे 4 चरणों में आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करेंगे और प्रत्येक चरण पे अलग अलग जो है सब्जेक्ट्स ऑफर किए गए हैं और वो भी पूरी तरीके से आपके अपने ऊपर जो है छोड़ दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जो है मिडिल लेवल का जो पोर्शन है उसके बारे में, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो मध्य भाग है उसके बारे में बात करेंगे, और उसके बाद सीधे हम बात करेंगे आपके अंतिम भाग के बारे में, जहाँ पर एंट्री लेवल आपको जो है मतलब फ्री किया गया है, यानी कि आप किसी भी समय जो है री एंट्री करके अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि उस री एंट्री का क्या फायदा है, क्या नुकसान है, ठीक है। और यहाँ पर हम आपको बता देते हैं ये जो मिडिल पार्ट है और जो री एंट्री लेवल का पार्ट है, इन दोनों में जो बेसिक फैक्ट है वो छुपा हुआ है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है ये भारत के युवाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करेगी और बहुत हद तक जो है सहायक सिद्ध होगी। तो सहायक सिद्ध होगी कि नहीं होगी वो आप मेरे वीडियो के बाद जो है डिसाइड करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं मिडिल लेवल की। मिडिल लेवल की बात करने के साथ साथ यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान रखनी होगी कि मिडिल लेवल यानी कि 10+2 हाई स्कूल और 10+2 के बाद आप कौन कौन से रोजगार के काम कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अभी तक आपको जो मौके मिलते थे सरकारी विभागों में 10+2 के बाद ही मिलते थे, ठीक है। तो 10+2 के बाद आप कौन कौन से कोर्सेज में दाखिला ले सकते हैं, ये बहुत बड़ा जो है पॉइंट है जिसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पूरी तरीके से अनदेखा कर दिया गया है। अनदेखा करने का तो मतलब सीधा ये है कि जब पेपरलेस वर्क होगा, जब भारत का बजट ही पेपरलेस है, ठीक है, तो राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति का तो कोई लिखित मसौदा भी नहीं है। बस ये ऑरल आकर के न्यूज़ चैनल पे बोलते हैं और समझा करके चले जाते हैं, भले आप समझें और चाहे ना समझें, लेकिन यहाँ पे इसको समझने की जरूरत है। क्योंकि जो मोटे मोटे बिंदु जो अभी तक जो है मीडिया में आए हैं या सरकार के माध्यम से न्यूज़ चैनल के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट किए गए हैं और उनके बारे में बताया गया है, उसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि अब आपको हाई स्कूल और इंटर में किसी भी प्रकार का सब्जेक्ट का कोई स्ट्रीम नहीं होगा, ठीक है। यानी कि आप कोई भी सब्जेक्ट लेकर के पढ़ सकते हैं। बिल्कुल स्पष्ट और बिल्कुल क्लियर कहा गया है कि अगर आप हाई स्कूल में साइंस लेना चाहें तो साइंस भी ले सकते हैं। साइंस लेने का मतलब यह है कि मान लिया आपको बायोलॉजी पसंद है तो आपने बायोलॉजी रख ली, फिर उसके बाद आपको जो है पॉलिटिकल साइंस पसंद है यानी सिविक्स पसंद है तो सिविक्स भी रख ली। यानी कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं है,
हमारे देश में जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, जहाँ पे या जो एंट्री लेवल कोर्सेज हैं सरकारी नौकरियों के लिए या डिफेंस में जाने के लिए, तो वहाँ पर इसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कि वो किस प्रकार से क्लियर करेंगे या उसको क्वालिफाई कैसे करना होगा, या उसमें जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसमें जो एंट्री लेवल का जो क्वालिफिकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सब्जेक्ट वाइज है, उसको डिक्लेयर नहीं किया गया है। ठीक है, यानी कि हाई स्कूल में आप कोई भी सब्जेक्ट लेके पढ़ लीजिए, संस्कृत पढ़ना है तो संस्कृत पढ़ लीजिए, बायोलॉजी पढ़ना है तो बायोलॉजी, यानी कि अगर जो है आपके जो है हाई स्कूल में जो है 6 सब्जेक्ट होते हैं, जैसा कि यूपी बोर्ड में होता है, तो आप 6 सब्जेक्ट को जो है 6 तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपने हिंदी ले लिया, एक भूगोल ले लिया, एक बायोलॉजी ले ली, एक कंप्यूटर साइंस ले लिया, मतलब कोई पैटर्न ही नहीं है। कहने का मतलब यही है ना कि कोई पैटर्न ही नहीं है, आप अपनी चॉइस के साथ, और यही काम आप इंटर में भी कर सकते हैं। अब मेरा सवाल ये है, प्रधानमंत्री जी से मेरा ये सवाल है कि आप ये बताइए कि 10+2 के बाद में अगर कोई बालक या अभ्यर्थी, ठीक है, या कोई छात्र डिफेंस में जाना चाहता है, नेवी में जाना चाहता है, एनडीए में जाना चाहता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाना चाहता है, देखो एनडीए का मतलब तो भाई बीजेपी भी होती है ना, तो एनडीए का मतलब वो नहीं है। ठीक है, तो नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाना चाहता है, या नेवी में जाना चाहता है, या जो है आर्मी के किसी टेक्निकल कोर में जाना चाहता है, या फिर वो डॉक्टर बनना चाहता है, तो वहाँ पर एंट्री लेवल जो एग्जाम होता है, जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसकी क्वालिफिकेशन आप कैसे तय करेंगे, ये मुझे बता दीजिए। एक सवाल तो मेरा ये है। दूसरा सवाल है कि जो हाई लेवल की जो एजुकेशन सिस्टम है, जहाँ पे आप कह रहे हैं कि आपको एक डिप्लोमा एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम होगा, एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोग्राम होगा, एक ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट प्रोग्राम होगा और एक पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट प्रोग्राम होगा। उसके साथ ही आप ये भी जो है कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको जो है छूट मिलेगी कि मान लिया आप अपनी गरीबी के कारण, लेकिन प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे देश में कोई गरीब नहीं है, गरीबी दूर हो रही है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि अगर गरीबी के कारण अगर कहीं आप कमाने चले गए, ठीक है, कहीं आप रोजगार में चले गए और आप चाहते हैं कि आप बाद में अपनी उस एजुकेशन को पूरा कर लें, तो आप उसको उसी जगह से पुनः दोबारा से पूरा कर सकते हैं। अब ये बताइए कि अगर आपको 1 साल आपने जो है सर्टिफिकेट प्रोग्राम ले लिया ग्रेजुएशन का, ठीक है, उसके बाद आप 4 साल कमाने चले गए, 4 साल बाद आप लौटते हैं तो फिर आप डिप्लोमा ले लेते हैं। ठीक है, डिप्लोमा और इस 4 साल 6 साल का जो गैपिंग हो जा रहा है, 6 साल जो हो जा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं आपकी उम्र भी तो एक्सपायर हो जाएगी, एज भी तो एक्सपायर हो जाएगी। और क्वालिफिकेशन बढ़ाने का मतलब क्या होता है? क्वालिफिकेशन बढ़ाने का मतलब यही होता है कि आप किसी उपक्रम में, किसी संस्था में, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, वहाँ पे जो है पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वहाँ पे नौकरी लेना चाहते हैं अपनी स्किल को बढ़ा करके, लेकिन जब आपकी उम्र ही खत्म हो जाएगी तब आपकी री एंट्री का फायदा क्या होगा? आप पढ़ाई तो कंप्लीट कर लेंगे, आप डिग्री डिप्लोमा तो ले लेंगे, लेकिन उसका यूज कैसे करेंगे? क्योंकि आपकी एज ही खत्म हो जाएगी। और आजकल के समय में आप देख रहे हैं कि सरकारी विभाग में 40 वर्ष और जो प्राइवेट है उसमें तो 30 साल से ऊपर के लोगों को जल्दी नया हायर ही नहीं करते हैं। एक्सपीरियंस है तो लेंगे, नहीं तो फ्रेशर्स में तो 30 के ऊपर मतलब लेते ही नहीं है। तो ऐसी एजुकेशन का जो है फायदा क्या है? हाँ, जहाँ तक जो है प्रधानमंत्री के वक्तव्य का सवाल है कि उन्होंने कहा कि इससे भारत आत्मनिर्भर बनेगा, तो आत्मनिर्भर बनने का मतलब ये है कि आप इनकी एजुकेशन पॉलिसी से शिक्षा ग्रहण कीजिए और उसके बाद आपको जो बिजनेस करना है वो करिए। यानी कि आप अपनी एजुकेशन जो आपने ली है उसका जो आपको उपयोगिता जो दिखानी है या जो यूटिलाइज करना है या जो यूज करना है वो आप अपने सेल्फ बिजनेस में कर सकते हैं। किसी सरकारी विभाग में, किसी प्राइवेट विभाग में नौकरी पाने के लिए आप उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पास वो सब्जेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप जो है उच्च स्तर पर नौकरी करने के लिए आपकी उम्र जो है खत्म हो चुकी होगी। तो यहाँ पे ये 2 लूप होल है सबसे बड़ा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, जिस पे अभी तक किसी ने फोकस नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि चलिए इस पे फोकस कर देते हैं। तो आप लोग का जो है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी सिस्टम 2020 में नौकरी को लेकर के, रोजगार को लेकर के, सब्जेक्ट्स को लेकर के और उन सब्जेक्ट से संबंधित प्रोफेशनल कोर्स को लेकर के, चाहे डॉक्टरी हो चाहे इंजीनियरिंग हो, उसको लेकर के आपके क्या विचार हैं? क्या ये सवाल आपके मन में नहीं उठते हैं? आपके जो भी विचार हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, और अगर मैंने कहीं कुछ गलत बताया हो तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में सही कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।